तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु कृपा क्लासेस। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम देखते आ रहे हैं एनिमल टैक्सोनॉमी के 2 लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर दिए जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस के लिए हैं। उनमें हम पढ़ते चले, पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने कि किस किस आधार पे इनको बांटा गया है। उसके बाद अगली क्लास में हमने पढ़ा पोरिफेरा फाइलम के बारे में, ठीक है, जो कि इसका सबसे पहला फाइलम है, पहला संघ है पोरिफेरा। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास में हम शुरू करते हैं अगला फाइलम, जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। तो अगर हो सका तो शायद आज की क्लास में ही हम टीनोफोरा भी पढ़ लेंगे, ठीक है, पर पहले अपन एक एक करके पढ़ते चलते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेकंड, जो रहेगा हमारा, ठीक है, वो रहेगा हमारा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। और इसके बाद वाला टॉपिक रहेगा निडेरिया संघ, मतलब टीनोफोरा, ठीक है। निडेरिया क्यों नाम लिया वो अपन उसी में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सिलेंट्रेटा। तो जिस तरह से हम पिछले टॉपिक को पढ़ते चल रहे थे उसकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, वैसे ही हम इसे आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने पहले कहा कि टीनोफोरा निडेरिया, नहीं वो थोड़ा मिस्टेक था, ठीक है। निडेरिया इसी को बोलेंगे सिलेंट्रेटा, या इसको बोलते हैं निडेरिया। निडेरिया क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो वो देखेंगे हम। इसमें हम बात करेंगे कि इस संघ के प्राणियों को निडेरियंस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? निडेरियंस। निडेरियंस बोलते हैं, क्यों बोलेंगे? क्योंकि ना इसके अंदर ना एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं, ठीक है, जो कि प्रकृति में कैसी होती है, दंश प्रकार की। डंक होता है ना, डंक मार देते हैं, तो वैसी होती है दंश प्रकार की, ठीक है। उन कोशिकाओं को कहते हैं दंश कोशिकाएं। दंश कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? नीडोब्लास्ट। उन दंश कोशिकाओं का नाम देते हैं अपन नीडोब्लास्ट, या फिर हम इनको कह सकते हैं नीडोसाइट्स। तो ये जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं या तो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स, ठीक है, और लगा देते हैं बीच में अथवा, या तो बोलेंगे नीडोब्लास्ट या बोलेंगे नीडोसाइट्स। और ये इस संघ का एक विशिष्ट लक्षण होता है, ठीक है, विशिष्ट लक्षण। अच्छा, मैं बात करूं, अगर हमने पहले पढ़ा था पोरिफेरा संघ, तो पोरिफेरा संघ का विशिष्ट लक्षण क्या था? पोरिफेरा संघ में हमने देखा था कि उसमें कोइनोसाइट सेल्स पाई जा रही थी, ठीक है, फ्लैजिलर सेल्स थी, कॉलर सेल्स भी बोलते थे जिनको, वो उसका एक विशिष्ट लक्षण था। और यहाँ पर हम देखेंगे निडोब्लास्ट सेल या निडोसाइट सेल्स कोशिकाएं, इसका विशिष्ट लक्षण है, जो कैसी होती है, दंश कोशिकाएं होती है, और इसी वजह से इनको कहा जाता है निडेरियंस, ठीक है, और इस संघ को बोला जाएगा निडेरिया। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इनके आवास की। आवास की बात करेंगे तो ये भी कैसे होंगे, जलीय होंगे, ठीक है, जैसे कि पोरिफेरा में थे। पर ये होते हैं क्या, ये भी अधिकांश समुद्री। कैसे होते हैं? समुद्री जीव होते हैं ये, अधिकांश कैसे, समुद्री जीव, ठीक है। समुद्री जीव करेंगे तो इसमें भी अपवाद तो देखो देखने को मिलेगा। पोरिफेरा में भी मिला था अपने को, क्या था, स्पॉन्जिला, जो कि एक स्वच्छ जलीय स्पंज था। अब यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर भी
अपने को मिलेगा अपवाद। और अपवाद में हम नाम देंगे हाइड्रा, क्योंकि ये मिलता है स्वच्छ जल में, तो ये स्वच्छ जलीय होता है। कैसा होता है? स्वच्छ जलीय। तो देखो पहले अपन ने बात की कि निडेरियंस भी बोलते हैं इनको, क्यों? क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है जो दंश कोशिका होती है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं क्या? निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स, जो कि एक इस संघ का विशिष्ट लक्षण होता है। फिर अपन बात करते हैं इनके आवास की, तो आवास में पोरिफेरा संघ की तरह ही ये भी कैसे होंगे? अधिकांश समुद्री जलीय है, मरीन वाटर के, ठीक है, लेकिन इसमें भी अपवाद पाया जाएगा हाइड्रा, जो कि स्वच्छ जल में रहता है। और जैसे कि मैंने बताया था अपवाद को याद रखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये चिपके हुए होते हैं आधार से या फिर फ्री होते हैं, या फिर अपन बात करते हैं कि इनमें पोषण की दृष्टि से कैसे होंगे। तो देखो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं मांसाहारी, ठीक है। दूसरी चीज बात करते हैं इनके चिपके रहने या फ्री लिविंग से, तो ये सेसाइल भी हो सकते हैं, ठीक है, स्थिर भी हो सकते हैं, या फिर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग, मुक्त रूप से तैरने वाले, ठीक है। या तो ये कैसे हो सकते हैं? सेसाइल, और उसमें भी अपन ने बात की थी पॉरीफेरा में भी यही कि वो सब सेसाइल थे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? फ्री स्विमिंग भी, मतलब मुक्त रूप से तैरने वाले भी ये हो सकते हैं। फिर बाद में इनकी बात करते हैं सम्मिति की, बात करेंगे सम्मिति। तो यहां से हमने जब जनरल इंट्रो पढ़ रहे थे तब देखा था कि जो टीनोफोरा संघ के जंतु होते हैं, सिलेंट्रेटा संघ के जंतु होते हैं, ये क्या होते हैं? अरीय सम्मित, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, अरीय सम्मित। अब अरीय सम्मित का मतलब फिर बता देते हैं, किसी भी तल से काट दो इनको, दो बराबर भागों में बट जाएंगे, अरीय सम्मित होते हैं। और इनमें जो संगठन होता है इनका, वो किस स्तर का होता है? उत्तक स्तर का, उत्तक स्तर का इनमें क्या होता है? संगठन पाया जाता है, उत्तक स्तर का इनमें संगठन पाया जाएगा। तो सम्मिति कैसी होती है? अरीय सम्मिति होती है। और संगठन किस प्रकार का होता है? उत्तक स्तर का होता है। जबकि अपन स्पंज में देखे थे कि वो कैसा होता है? सेल्यूलर, कोशिकीय स्तर का उसमें संगठन होता है। फिर हम बात करते हैं जननिक स्तर के आधार पर, जननिक स्तर। तो देखो जननिक स्तर के आधार पर ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब आपको पता है, बता चुका हूं पहले भी, किसमें पाया जाएगा? एक तो एंडोडर्म प्लस एक्टोडर्म, ठीक है, दो ही लेयर होंगी, और इनके बीच में होगी क्या? एक मिजोग्लिया, ठीक है, इनके बीच में पाई जाएगी क्या? मिजोग्लिया, जो कि बिखरी हुई परत होती है। फिर बात करते हैं कि जो एक्टो और एंडोडर्म होती है ना, इन दोनों के अंदर पाई जाती है कुछ अंतराली कोशिकाएं, अंतराली सेल। और ये जो अंतराली कोशिकाएं होती है, ये जो अंतराली कोशिकाएं होंगी, इनमें पाया जाएगा गुण टोटीपोटेंसी। एंडोडर्म की परत और एक्टोडर्म की परत, दोनों परतों में पाई जाएंगी अंतराली कोशिकाएं, और इन अंतराली कोशिकाओं में गुण होगा किसका? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का गुण जो था वो याद करो पोरिफेरा संघ में भी पाया जा रहा था, जो कि अलैंगिक जनन में योगदान दे रहा था। वहां पर भी अलैंगिक जनन में बडिंग द्वारा योगदान हो रहा था। यहां पर भी हम आगे की ओर देखेंगे अलैंगिक जनन, इसमें भी कैसा होगा? मुकुलन, बडिंग के द्वारा। तो टोटीपोटेंसी का गुण पाया जाएगा कौन सी कोशिकाओं में? अंतराली
कोशिकाओं में। तो देखो ये मांसाहारी होते हैं, स्थिर हो सकते हैं या फिर मुक्त रूप से तैरने वाले भी हो सकते हैं। सममिति के तौर पे देखेंगे, सम्मिति के तौर पे देखेंगे तो ये अरीय सम्मित होते हैं और उत्तक स्तर का इनमें संगठन पाया जाता है। जननिक स्तर के आधार पर देखेंगे तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब डिप्लो डाई दो। एंडोडर्म और एक्टोडर्म दो ही परत इनमें पाई जाएगी, मीजोडर्म इनमें नहीं पाई जाएगी। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है ना कि बीच में एक बिखरी हुई परत और होती है जिसको कहते हैं मीजोग्लिया। और इन दोनों परतों में, एंडोडर्म में भी और एक्टोडर्म में भी, कुछ कोशिकाएं पाई जाएंगी जिनको बोलेंगे अंतराली कोशिकाएं। इनमें गुण पाया जाता है टोटिपोटेंसी का, जो कि इनको अलैंगिक रूप से परिवर्धन करवाने में सहायता प्रदान करेगा। फिर अपन एक बात करते हैं डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, मॉर्फिज्म क्या होती है? रूपता। और पॉलीमॉर्फिज्म में आ जाती है बहुरूपता। डाइमॉर्फिज्म मतलब द्विरूपता। तो देखो द्विरूपता से अपना मतलब क्या है? डाइमॉर्फिज्म, ठीक है, द्विरूपता। अब अपन किसी को बोलते हैं बहरूपिया, मतलब उसके अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग रूप बदल के, अलग अलग भेष बदल के अपने सामने आता है। तो यहां पर बात आ रही है द्विरूपता, मतलब इसके दो रूप होंगे। तो वो कौन कौन से दो रूप होते हैं, देखो हम देखते हैं। इसमें इनको अवस्था के तौर पे बोला जाता है, ठीक है, इन दो रूपों को। एक होता है पॉलिप अवस्था, एक होती है पॉलिप अवस्था, एक होती है मेड्यूसा। दो अवस्थाओं में पाए जाएंगे इसमें जीव। पहली होगी पॉलिप। पॉलिप की बात करूं तो ये होती है बेलनाकार, बेलनाकार होगी, ठीक है। अगर मेड्यूसा की बात करूं तो ये होगी छत्राकार, अम्ब्रेला होता है ना उसकी तरह की, ठीक है। इसकी आकृति कैसी होगी? छतरी के आकार की। फिर बात करते हैं कि बेलनाकार होने के साथ साथ ही पॉलिप कैसे होते हैं, तो ये स्थिर होते हैं। मतलब इनके पास ना एक आधार होता है चिपकने के लिए, सतह से चिपकने के लिए एक आधार होता है, स्थिर होते हैं ये। जबकि मेडुसा की बात करें तो ये होते हैं मुक्त रूप से तैरने वाले, मुक्त प्लावी, ठीक है, मुक्त प्लावी। तो पॉलिप अवस्था की आकृति देखते हैं तो बेलनाकार, मेड्यूसा की देखते हैं तो छत्राकार। पॉलिप होते हैं स्थिर, जबकि मेड्यूसा होते हैं क्या? मुक्त रूप से प्लावी। अब देखो पॉलिप की बात करें अगर अपन, तो पॉलिप अवस्था वाले जो होते हैं एक जगह स्थिर होते हैं, ठीक है। तो स्थिर हो गए, ये हो गया, इसके पास में दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। तो या तो ये एकल होंगे या कॉलोनी में होंगे, ठीक है। एकल भी हो सकते हैं, कोई नहीं आया तो, लेकिन कोई आ गया तो दूसरा वाला पॉलिप अवस्था का, तो वो कैसे हो जाएंगे? कॉलोनी में। लेकिन मेड्यूसा जो होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? एकल। इनको साथ में रहने का शौक नहीं है, ये हमेशा एकल रूप से तैरते रहेंगे, क्योंकि मुक्त प्लावी होते हैं ना, ये अकेले ही काफी है, ठीक है। इनको कॉलोनी की हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, कॉलोनी में भी रह जाए। फिर बाद में हम बात करते हैं कि ये जो अवस्था होती है ना पॉलिप, तो इसके अंदर क्या होता है? मुख जो होता है वो ऊपर की ओर खुलता है, मुख ऊपर खुलता है, अपवर्ड, ठीक है। लेकिन मेड्यूसा में मुख नीचे खुलता है, मुख नीचे खुलता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में ले लेंगे एक तो जीव हाइड्रा, इसका तो आप नाम सुनते ही रहते होंगे, ठीक है, हाइड्रा। और अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने देखा था कि हाइड्रा कैसा होता है? स्वच्छ जलीय, ठीक है। हाइड्रा कैसा होता है? स्वच्छ जलीय। फिर बाद में अपन बात करते हैं, इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो वो होगा एडमसिया, एडमसिया। और एडमसिया को बोला जाता है और सी एनिमोन, ठीक है। वो अपन लास्ट में देखेंगे कि कौन से को और क्या क्या कौन सा जीव बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अपन एग्जांपल देख लेते हैं मेडुसा का। मेडुसा में होता है ऑरेलिया, मेडुसा का एग्जांपल होगा ऑरेलिया। जबकि पॉलिप अवस्था का होगा हाइड्रा और एडमसिया। फिर बाद में हम बात करते हैं मेडुसा की, मेडुसा का एग्जांपल हो जाएगा क्या? ऑरेलिया। अब इनका मैं एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ, कैसे इनका मुख नीचे की ओर होता है, कैसे ऊपर की ओर होता है। सॉरी।
तो देखो ये वाली अवस्था जो होगी ये होती है क्या, पॉलिप अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो ऊपर की तरफ एक माउथ खुल रहा है और ये आधार है इसका। ठीक है, ये आधार से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। फिर बाद में हम बात करते हैं मेड्यूसा की। तो मेड्यूसा अवस्था जो होती है वो छतरी के आकार की होती है। तो छतरी के आकार की होगी तो ये ले जाओ। ये वाला हो गया इसका मुख। ठीक है, तो ये देखो ये छतरी के आकार के होते हैं और ये बेलनाकार के होते हैं। इनका मुख अपवर्ड खुलता है जबकि इनका डाउनवर्ड खुलता है। तो ये हो गई मेड्यूसा अवस्था और ये हो गई पॉलिप अवस्था। इस वजह से इसको बोलते हैं द्विरूपता। जीवों के बारे में मैंने बता दिया, इसमें आता है हाइड्रा, एडेम्सिया, जबकि ओरेलिया नामक जीव होता है जो कि कैसी मेड्यूसा अवस्था दर्शाता है। फिर बाद में हम बात करते हैं कि कोई जीव ऐसे भी होते हैं, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है ना कि दोनों ही अवस्था एक साथ पाई जाती है। ये जो जीवक है ना, पॉलिप और मेड्यूसा, इनको जीवक बोला जाता है। ठीक है, जोइड्स। तो क्या होगा, दोनों एक ही में, दोनों जोइड्स, दोनों जोइड्स एक में। तो ऐसी कंडीशन जो होगी, ऐसी कंडीशन में क्या होगा ना कि एक अवस्था, एक अवस्था किसी जनन द्वारा दूसरी अवस्था में बदल जाएगी और वो अवस्था दूसरे जनन द्वारा पहली अवस्था में वापस बदल जाएगी और ये होती है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब जैसे कि मैं एक जीव के बारे में बताता हूं, ओबेलिया। ठीक है, जीव के बारे में बताता हूं, ओबेलिया के बारे में। ओबेलिया, तो ओबेलिया में क्या होता है ना कि एक अवस्था आ गई इसकी, क्या, पॉलिप अवस्था। ये पॉलिप अवस्था आ गई। ठीक है, तो ये पॉलिप अवस्था से किस में चला जाएगा, मेड्यूसा में। पॉलिप अवस्था से चला जाएगा किसमें, मेड्यूसा में, और मेड्यूसा से आ जाएगा वापस किसमें, पॉलिप अवस्था में। लेकिन देखो इसकी पॉलिप अवस्था किसके द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा किसमें बदलेगी, मेड्यूसा में। लेकिन इसकी मेड्यूसा अवस्था जो है वो लैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन। ठीक है, पॉलिप अवस्था मेड्यूसा में बदलेगी अलैंगिक जनन से, लेकिन मेड्यूसा वापस पॉलिप में बदलेगी लैंगिक जनन से। तो अलैंगिक आया पहले और फिर लैंगिक जनन। तो इस प्रकार का जो गुण है इनका, उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। इस गुण को बोलेंगे अपन मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म को बोला जाता है हिंदी में पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण। तो देखो पीढ़ी एकांतरण का गुण कौन से जीव द्वारा दर्शाया जाएगा, तो आएगा आंसर ओबेलिया। ठीक है, और इसी कंडीशन को बोलेंगे अपन पॉलीमॉर्फिज्म। ये अपन मेटामेरिज्म बोल दो, चाहे इसको अपन और बोल सकते हैं मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड आप कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, पॉलिप अवस्था अलैंगिक जनन द्वारा मेड्यूसा में बदलेगी और मेड्यूसा अवस्था लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप अवस्था में बदल जाएगी, और ये कंडीशन होती है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म दर्शाता है कौन, ओबेलिया। और जो इनका ये गुण चल रहा है कि वो अलैंगिक द्वारा मेडुसा में बदल रहे हैं, मेडुसा से पॉलिप में, इस एक क्रियाविधि को बोलेंगे मेटाजेनेसिस या मेटामेरिज्म, जिसको बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, तो ये हमने देखा इसके बारे में कि कौन कौन सी अवस्थाएं इसमें होती है। फिर बाद में हम बात करेंगे कि ये जो निडोब्लास्ट पाई जाती है, ठीक है, दंश कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये दंश कोशिकाएं किस भाग से जुड़ी रहती है, तो ये होता है
जो नीडोब्लास्ट होती हैं, ठीक है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, नीडोसाइट सेल्स होती है। ये क्या करती है ना कि ये आंतरिकी में एक कैप्सूल से जुड़ी हुई रहती है, स्टिंजिंग कैप्सूल, ठीक है, दंश संपुट, किससे, दंश संपुट से जुड़ी हुई रहती है, जिसको बोलते हैं हम निमेटोसिस्ट, जिसको हम बोलेंगे निमेटोसिस्ट। उस दंश संपुट को नाम दिया गया है निमेटोसिस्ट। और इनका काम क्या है, इनका काम होता है एक तो अटैचमेंट, मतलब आधार से चिपकना, एक काम तो हो गया इनका क्या, चिपकना, अटैचमेंट। दूसरा काम हो जाता है इनका क्या, शिकार करना। शिकार करने के लिए क्या करती है, इन दंश कोशिकाओं को शिकार के अंदर चुबा देती है, जिस वजह से वो मृत हो जाता है, क्योंकि इनमें विष पाया जाता है। तो एक काम हो गया इनका क्या, शिकार। और तीसरा काम होता है इनका सुरक्षा, ठीक है, डिफेंस। तो तीन काम होते हैं, एक तो आधार से चिपकना जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अटैचमेंट, अटैचमेंट। दूसरा होता है क्या, शिकार, प्रे, ठीक है, हंटिंग। और तीसरा होता है डिफेंस। तो ये काम होते हैं इनके दंश कोशिकाओं के, जो कि एक टेंटिकल पे, एक टेंटिकल पे लगी हुई होती है, चिपकी हुई होती है। ये रहती है किस पर, एक टेंटिकल, टेंटिकल पे चिपकी हुई रहती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इनका एक्सोस्केलेटन जो होता है, इनका कंकाल, ठीक है, कंकाल तंत्र की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम पाचन की भी करेंगे, रेस्पिरेशन की भी करेंगे और एक्सक्रेशन की भी करेंगे बात। तो देखो पहले कंकाल की बात कर लेते हैं। तो कंकाल क्या होता है ना, इसमें बाह्य कंकाल इनका एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। तो इनका बाह्य कंकाल बना हुआ होगा किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, जिसका अपन एग्जांपल देते हैं कोरल, कोरल्स, ठीक है, प्रवाल, हिंदी में बोलेंगे क्या, प्रवाल। कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ इनका बाह्य कंकाल होता है, जिसको कहा जाता है प्रवाल। फिर बाद में अपन बात करते हैं इसकी कैविटी, इसकी गुहा, इसको बोलते हैं सिलेंट्रॉन, ठीक है, सिलेंटेरॉन, या फिर गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या फिर बोला जाता है सिलेंट्रॉन, ठीक है। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं की जो आंतरिक गुहा होती है उसको बोला जाता है क्या, सिलेंटेरॉन, या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब इनके आहार नाल की बात करते हैं। तो इनमें प्रकार होता है ब्लाइंड सैक, अंध नाल टाइप का, ठीक है, अंध नाल प्रकार का। मतलब इनके अंदर जो इनकी आहार नाल होगी, आहार नाल कैसी होगी, अपूर्ण है, पूर्ण, अपूर्ण मतलब गुदा भाग और मुख भाग एक ही होगा, ठीक है, जहां से भोजन लेंगे वहीं से उत्सर्जित करेंगे। उसके बाद में, उसके बाद में हम बात करेंगे इनके पाचन की। तो पाचन इनमें होता है दो प्रकार से, इंट्रा सेल्यूलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी, मतलब आंतरिक कोशिकीय, अंतःकोशिकीय, या फिर बाह्य कोशिकीय, दोनों टाइप से होगा, ठीक है। और देखो आंतरिक कोशिकीय है तो आंतरिक कोशिकीय तो होगा ही होगा, साथ ही साथ बाह्य कोशिकीय मतलब पहले इनके अंदर पाचन हो जाएगा, उसके बाद में उसको आंतरिक कोशिकाओं में भेजा जाएगा। इसी वजह से इसको बोला जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। तो ये हमने पाचन की भी बात कर ली इनकी। उसके बाद में हम बात करते हैं इनका रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और नर्वस सिस्टम।
सबसे पहले बात करेंगे श्वसन और उत्सर्जन। तो देखो, उत्सर्जन में बात करेंगे अपन, तो उत्सर्जन में सिर्फ एक ही बात होगी कि इनका उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, अमोनिया। क्योंकि देखो ये भी कैसे होते हैं, जलीय जीव, और जलीय जंतुओं का, अधिकांश जलीय जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया। श्वसन की बात करेंगे तो श्वसन इसमें होगा विसरण द्वारा, विसरण द्वारा, ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। वो कहां से होगा, शरीर सतह से, बॉडी सरफेस, शरीर सतह से इनमें श्वसन होगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनमें नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका। तो इनमें जो तंत्रिका होगी ना वो होगी नॉन पोलर, अध्रुवीय, ठीक है, इतनी विकसित नहीं होंगी। अध्रुवीय तंत्रिका इनमें उपस्थित होती है। कैसी तंत्रिका उपस्थित होगी इसमें, अध्रुवीय तंत्रिका। उत्सर्जन में क्या उत्सर्जी पदार्थ होगा, अमोनिया। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि श्वसन कैसा होगा, तो विसरण द्वारा होगा, सामान्य सतह से होगा, तंत्रिकाएं अध्रुवीय। अब एक साथ हम बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, जनन। तो देखो जनन इसमें भी दो प्रकार से होगा। पहला तो हो जाएगा अलैंगिक, है लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो एक ही विधि होगी, इसमें होगी मुकुलन, बडिंग, ठीक है, एक ही विधि होगी, क्या, बडिंग, मुकुलन। दूसरा हम बात करते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में हम बात करेंगे सबसे पहले तो लैंगिक जनन में इसमें होगा गैमेट्स का प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब युग्मक निर्माण होगा, युग्मक बनेंगे, युग्मक उत्पादन। और युग्मक उत्पादन हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा हम पॉइंट बात करते हैं इसमें क्या बनेगा, लार्वा, क्योंकि जनन होता है इसमें कैसा, अप्रत्यक्ष प्रकार का जनन। और अप्रत्यक्ष प्रकार का जनन हो गया तो क्या बनेगा, लार्वा। अप्रत्यक्ष प्रकार का जनन हो गया तो क्या बनेगा इसमें, लार्वा। अब लार्वा की बात करते हैं तो दो जीव आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक तो होता है ओबेलिया और एक ओरेलिया। एक तो होता है ओबेलिया और एक होता है ओरेलिया, ठीक है। अब ओबेलिया और ओरेलिया दोनों अपन जानते हैं। ओबेलिया तो क्या था अभी, जिसमें पीडीए का अंतरण का गुण पाया जा रहा था, और ओरेलिया क्या था, जिसमें मेड्यूसा अवस्था पाई जा रही थी। अब इनके लार्वा की बात करें तो ओबेलिया का जो लार्वा होता है वो कहलाता है प्लेन्यूला, इसका लार्वा कहलाएगा प्लेन्यूला, और इसका कहलाएगा एफायरा, ठीक है। ओरेलिया का होगा एफायरा और ओबेलिया का होगा क्या, प्लेन्यूला। तो ये हमने इनके जनन की बात कर ली। जनन होता है इसमें अलैंगिक तो बडिंग द्वारा, मुकुलन द्वारा, और लैंगिक जनन होगा युग्मक उत्पादन द्वारा, जो कि अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष होने का मतलब है लार्वा अवस्था आएगी इसमें। लार्वा अवस्था के बाद में ओबेलिया हो जाता है जिसमें प्लेन्यूला प्रकार का लार्वा पाया जाता है, मतलब ओबेलिया के लार्वा को कहते हैं प्लेन्यूला, ऑरेलिया के लार्वा को बोलेंगे एफायरा। तो अब इसके बाद में अपन देखते हैं कुछ जीव, ठीक है, जिनका अलग अलग नामकरण इनको दिया जाता है, क्योंकि जनन वगैरह जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो अपन ने देख ली है। तो अब देखेंगे कुछ इसके स्पेशल पॉइंट, और फिर बाद में अपन एक दो जीवों का क्या डायग्राम भी देखेंगे कि किस तरह से होते हैं ये, इनकी पॉलिप और मेड्यूसा अवस्था भी समझ में आ जाएगी उससे। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं जीवों के नाम। तो उसमें हम बात करेंगे एडम्सिया, एडम्सिया जिसको बोला जाता है समुद्री एनिमोन, समुद्री एनिमोन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कौन से की, फिर हम बात करेंगे ऑरेलिया, ऑरेलिया इसको बोला जाता है जेली फिश, जेली फिश। जेली फिश के बाद में हम बात करते हैं पेनेट्यूला, पेनेटुला जिसको बोलते हैं समुद्री पैन,
समुद्री पेन या कलम, ठीक है। और एक होता है गोर्गोनिया, जिसको बोलते हैं समुद्री पंखा, सी फैन। एडम्सिया समुद्री एनिमोन, फिर बात की है ऑरेलिया जेलीफिश, फिर हमने बात की पेनेटुला सी पेन, और गोर्गोनिया सी फैन समुद्री पंखा। फिर बाद में बात करते हैं ओबेलिया, इसको बोला जाता है सी फर, ठीक है, समुद्री फर। फर होता है एक, मतलब बाल जैसी संरचना होती है, रुएदार, ठीक है, समुद्री फर। फिर बाद में बात आती है एडम्सिया, ओरेलिया, पेनेटुला, गोर्गोनिया, ओबेलिया, और एक आ जाता है फाइसेलिया, फाइसेलिया, ठीक है। फाइसेलिया को बोला जाता है पुर्तगाल पुर्तगाली योद्धा, इसको बोला जाएगा पुर्तगाली योद्धा, ठीक है, क्योंकि इसकी आकृति जब देखते हैं ना अपन तो ऐसे लगती है जैसे कि कोई पुर्तगाल युद्ध के अंदर कोई योद्धा लड़ रहा हो, टोपी वगैरह लगा करके। तो ये कुछ नाम है, जैसे कि एडम्सिया हो गया, इसको बोलते हैं समुद्री एनिमोन, ओरेलिया जेलीफिश, पेनेटुला समुद्री पेन, गोर्गोनिया समुद्री पंखा, ओबेलिया समुद्री फर, और फाइसेलिया को बोला जाता है पुर्तगाली योद्धा। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स थे, हमने एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद में अपन देख लेते हैं दो डायग्राम, ठीक है। पहला अपन देखेंगे किसका, पॉलिप अवस्था में, जो कि आधार से जुड़े रहते हैं। ये हो गया क्या, एडम्सिया, ठीक है, जिसको अपन बोल रहे थे क्या, एडम्सिया को और क्या नाम से बोल रहे थे, एडम्सिया को बोला जा रहा था सी एनिमोन, समुद्री एनिमोन, और ये दर्शाता है क्या, पॉलिप अवस्था, पॉलिप अवस्था। फिर अपन एक मेड्यूसा की देख लेते हैं, जेलीफिश, जो कि एक छतरी के आकार का होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अवस्था होती है वो कैसी होती है, अम्ब्रेला लाइक, मेड्यूसा। ये हो गया क्या, ऑरेलिया या जेली फिश, ठीक है, और इसकी जो अवस्था है वो होती है मेड्यूसा, ये मेड्यूसा अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज सिलेंट्रेटा और निडेरिया संघ पढ़ लिया। तो थोड़ा बहुत और है, थोड़ा सा बचा है, टिनोफोरा भी अपन साथ में ही पढ़ लेते हैं। ये बात हो गई एडम्सिया, और वो हो गया क्या, ऑरेलिया जेलीफिश। टिनोफोरा है वो ज्यादा बड़ा संघ नहीं है, तो अपन उसके सिलेंट्रेटा के साथ में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा आप लोगों पे, ताकि एक बार में पढ़ ले पूरा। तो अगला फाइलम हम देखेंगे क्या, टिनोफोरा, और हिंदी में भी वही टिनोफोरा, ठीक है। तो टिनोफोरा की जब मैं बात करूंगा, तो टिनोफोरा की बात करने पर सबसे पहले बोलेंगे कि इसको जाना जाता है इसकी सुंदरता के कारण, ठीक है, ये जीव दिखने में बड़ा सुंदर होता है, सुंदर, ठीक है, इसको इसकी सुंदरता के कारण पहचाना या जाना जाता है। फिर बाद में बात आती है इसको और क्या क्या नामों से बोलते हैं, तो इसको कहते हैं सी गूसबेरी, समुद्री, जिसको अपन कहते हैं नॉर्मली केरुंदा, तो वो होता है ये, ठीक है, समुद्री करौंदा, सी गूसबेरी।
फिर बाद में बात करते हैं कॉम्ब जेली। कॉम्ब जेली, कंगा होता है ना कंगा, तो एक जेलीनुमा कंगे की तरह भी होता है ये, तो इसको बोलते हैं कॉम्ब जेली। और आखिरी वर्ड इसको बोला जाता है सी वॉलनट, समुद्री अखरोट। ठीक है, किस किस नाम से जानते हैं इसको? सी गूसबेरी, कॉम्ब जेली और सी वॉलनट, समुद्री अखरोट। फिर बाद में बात करते हैं कि इसके अंदर ना वो जो निडेरियंस में पाई जा रही थी निडोब्लास्ट सेल, नीडोब्लास्ट, वो क्या होती है? एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती, अतः इन्हें बोला जाता है एनिडेरियंस। क्या बोला जाता है? एनिडेरियंस। नीडोब्लास्ट सेल उसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है एनिडेरियंस। फिर बाद में हम बात करते हैं इसके आवास के बारे में। आवास, तो देखो आवास इसका भी कैसा होता है? कंप्लीटली समुद्री जलीय। आवास के तौर पे ये होते हैं समुद्री जलीय। फिर बाद में आवास के बाद में हम बात करते हैं इसके एक विशेष गुण की, तो उससे पहले अपन ना कुछ इसकी सम्मिति वगैरह देख लेते हैं। तो सम्मिति की जब हम बात करेंगे, जब हम बात करेंगे इसकी सम्मिति की, तो सम्मिति के तौर पे ये कैसे होते हैं? तो वैसे ही रेडियल सिमेट्री, अरीय सम्मित, अरीय सम्मित, ठीक है, अरीय सम्मित होंगे। फिर हम बात करते हैं जनन स्तर के आधार पर, जनन स्तर के आधार पर, तो जननिक स्तर इसमें भी होते हैं दो, तो ये क्या होते हैं? डिप्लो ब्लास्टिक, ठीक है, डिप्लो ब्लास्टिक द्विजननिक स्तरीय, जिसमें क्या पाया जाएगा? वही एक्टो प्लस एंडोडर्म। फिर बाद में बात करते हैं संगठन। संगठन इनका होता है कैसा? उत्तक स्तर का, उत्तक स्तर का इनमें संगठन होता है। फिर हम एक बात करते हैं इसके एक विशेष गुण की, ठीक है, जिसको बोलते हैं जैव प्रदीप्ति। तो ये ऐसे जीव होते हैं ना, टीनोफोरा संघ के जीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है जैव प्रदीप्ति, ये रात में चमकते हैं। ऐसे ही है ना, एक जैव प्रदीप्ति का गुण होता है, जैसे जुगनू की बात करते हैं हम, ठीक है, तो वो आगे के संघ में पढ़ेंगे, उसमें भी एक जीव में ये जैव प्रदीप्ति का गुण पाया जाता है, लेकिन विशिष्ट तौर पे ये पाया जाता है किसमें? टीनोफोरा संघ के जंतुओं में। और इसके अंदर पाई जाती है क्या? इसके अंदर पाई जाएंगी कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है, कंगे के आकार की प्लेट्स पाई जाएंगी, कुछ संख्या में 8, 8 कॉम्ब प्लेट्स, जो किसमें सहायक होती है? इसको गति करवाने में सहायक होती है। तो टीनोफोरा संघ के जंतुओं में जैव प्रदीप्ति का गुण प्लस कॉम्ब प्लेट्स का पाया जाना, 8 प्रकार की कॉम्ब प्लेट्स, मतलब 8 कॉम्ब प्लेट्स होती हैं, जो कि इसका एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो सम्मिति होती है अरीय सम्मित, जननिक स्तर डिप्लोब्लास्टिक, और संगठन के तौर पे उत्तक स्तर का जैव प्रदीप्ति का गुण, और 8 प्रकार की या 8 कॉम्ब प्लेट्स जो कि इसके गति में सहायक होती है। फिर अपन बात कर लेते हैं इसके रेस्पिरेशन की, ठीक है, तो देखो सबसे पहले रेस्पिरेशन से बात करने से पहले अपन बात करते हैं पाचन। पाचन कैसा होता है? बोले मस्त होता है ना, तो नहीं, पाचन होता है इसमें कैसा? इंट्रासेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। पाचन होगा कैसा? इसमें भी अंतराकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय प्रकार का पाचन इसमें पाया जाएगा, ठीक है, कैसा? अंतराकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय। फिर बात कर लेते हैं कंकाल तंत्र, तो ना। फिर बात करते हैं श्वसन तंत्र, फिर से ना। और फिर बात करेंगे अपन इसका उत्सर्जन तंत्र, तो ये तीनों ही प्रकार में अपन इसको बोलेंगे ना, मतलब इसमें एब्सेंट होता है। कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र इसमें एब्सेंट रहता है। फिर बाद में बात करेंगे अपन इसमें है ना, निडोब्लास्ट सेल तो नहीं पाई जाती, निडोब्लास्ट सेल तो नहीं पाई जाती, लेकिन एक
पेयर होता है ठोस, ठीक है, सॉलिड टेंटेकल्स का, सॉलिड टेंटेकल्स का एक पेयर होता है। इस पेयर में कुछ कोशिका पाई जाती है जिनको बोलते हैं, अपन ना अलग कलर से लिखेंगे है ना इसको, इसको बोलेंगे लेसो सेल्स। क्या बोलेंगे इसको? लेसो सेल्स या कोलोब्लास्ट सेल्स और कोलोब्लास्ट सेल्स, इसको बोलते हैं लेसो सेल्स या कोलोब्लास्ट सेल्स। और ये काम करती है शिकार पकड़ने का, शिकार पकड़ने का, ठीक है। गति इनमें हो रही है 8 कॉम्ब प्लेट्स द्वारा और शिकार हो रहा है किसके द्वारा? लेसो सेल्स के द्वारा, कोलोब्लास्ट सेल्स द्वारा, जो कि एक पेयर, एक जोड़ा ठोस टेंटिकल्स पे जुड़े हुए रहते हैं। फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं अब इसके रिप्रोडक्शन की। तो देखो रिप्रोडक्शन में देखेंगे ना अपन, तो ये होते हैं क्या? बाइसेक्सुअल, मतलब नर और मादा जननांग एक ही जगह होंगे, तो ये होंगे उभय लिंगी, उभय लिंगी। तो अपने आप पता चल गया होगा कि उभय लिंगी होंगे तो इनमें आपस में ही हो जाएगा, ठीक है, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाद में बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसा होता है? लैंगिक होता है, इसमें अलैंगिक नहीं होता है, ठीक है, इसमें कैसा होता है? लैंगिक जनन उपस्थित होता है। फिर अपन बात करते हैं इसके निषेचन की, तो निषेचन कैसा होगा इसमें? निषेचन होगा इसमें बाह्य, ठीक है, आंतरिक नहीं होगा, बाहर की तरफ छोड़ दिए जाएंगे नर और मादा युग्मक, तो एक्सटर्नल होगा, ठीक है, बाहर होगा। और कैसा होगा? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष होगा, तो इसमें भी क्या पाई जाएगी? लार्वा अवस्था, ठीक है। फिर बाद में अपन बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। प्लूरोब्रैंकिया, इसके ज्यादातर यही दो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और एक होता है टीनोप्लाना, ठीक है। जनन के आधार पे उभयलिंगी होते हैं, दोनों लिंग एक ही में उपस्थित होते हैं, लैंगिक जनन पाया जाता है, निषेचन बाह्य होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और एग्जाम्पल हो गया प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं, डायग्राम तो अपनी आदत है लास्ट में अपन बनाते ही बनाते हैं, तो चलो इसमें भी देख लेते हैं डायग्राम, जिसमें आपको कॉम्प्लेट्स भी दिख जाएगी, ठीक है। परफेक्ट तो नहीं है पर ठीक है, काम चला हुआ है ना। चलो काम चल जाएगा। एक, दो, तीन, ये 4, 5, 6, 7 और 8, ये हो गई इसकी क्या? 8 कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है। ये कॉम्ब प्लेट्स होती है 8, जिनके द्वारा ये गति करने में सहायक है, और साथ ही साथ में इसको क्या प्रदान करती है? ब्यूटी, सुंदरता प्रदान करती है, जिसके कारण ये जीव जाने जाते हैं। कौन से? टीनोफोरा संघ के जीव। अब देखो मैंने बात की थी कि यहां पर पाए जाते हैं दो टेंटेकल, दो टेंटेकल जो कि ठोस होते हैं, ये रे, ये दो क्या हो गए? टेंटेकल। और इस टेंटेकल्स के ऊपर क्या पाई जाती है? कुछ लेसोसेल्स, ठीक है, ये पाई जा रही है क्या? लेसो सेल्स, जो कि क्या काम आती है? शिकार करने के काम आती है। तो ये लेसो सेल्स हो गई जो शिकार करने के काम में आएगी। और जब अपन इसकी आंतरिकी देखते हैं ना, तो ये कुछ अंदर से इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, अंदर की तरफ में ये एक ऐसी संरचना होती है, ठीक है। तो ये हो गया एक किसका?
एग्जाम्पल टीनोफोरा संघ के प्राणी का। तो आज अपन ने देखे, एक तो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी देख लिए अपन ने कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, साथ ही साथ में अपन ने क्या देख लिया, टीनोफोरा संघ भी देख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे अपना प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ, जिसमें जो संगठन है वो उत्तक स्तर से बढ़कर के अंग स्तर पे आ जाएगा, और भी उसके विशिष्ट कुछ लक्षण जो होंगे, कुछ गुण होंगे वो बदल जाएंगे। तो आई होप लेक्चर काफी अच्छा है, पिछला वाला भी आप देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करते चलो, ताकि आगे से आगे आप लोगों को लेक्चर बनाते चले। ये जो चैप्टर है ना एनिमल किंगडम, काफी बड़ा है। ठीक है, तो इसको अपन एक एक लेक्चर में करके एक एक फाइलम पढ़ते चलेंगे, और कोई फाइलम छोटा होगा तो अपन दो भी एक बार में देख लेंगे। ठीक है, वैसे तो कॉमनली देखा जाए तो आपका हो चुका है कंप्लीट जनरल इंट्रो में ही, लेकिन कुछ ऐसे करेक्टर हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो दिखाने जरूरी थे, इसलिए अपन इनको एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।